हेलो एंड वेलकम टू दिस व्लॉग। ये व्लॉग है स्टैचू ऑफ यूनिटी के राइड का, जो हमने कवर किया 3 दिनों में। बिफोर स्टार्टिंग द राइड कुछ ज़रूरी चीज़ है जो आपको लेनी चाहिए फॉर इमरजेंसी। उसमें से है पंक्चर किट। ये बहुत ही काम की चीज़ है इफ़ योर टायर इज़ ट्यूबलेस। सेकंड इज़ एयर पम्प। ये बहुत ही पोर्टेबल एयर पम्प है। एंड सबसे मेन चीज़, अभी मानसून का सीज़न चल रहा है तो हाइड्रोफोबिक फिल्म जो कि मिरर्स पे अप्लाई होती है। यहाँ पे मैंने एक मिरर पे अप्लाई किया है तो यू कैन सी पूरा वाटर रिपल हो रहा है। और यहाँ पे ये मिरर पे मैंने नहीं किया अभी तक अप्लाई, सो ड्रॉपलेट्स वहाँ पे जम रहे हैं। तो ये विजिबिलिटी के लिए बहुत ही आसान हो जाता है जब आप बारिश में राइड करते हो। सबसे लास्ट में मैंने फिलअप कर दिया। आप ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप कैप्चर भी की है तो आपके लिए काम में आ जाएगी ये जब आप प्लान करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के राइड को। सुबह के 5:30 बजे थे और मैंने सब गियर अप करके पूरा जो मेरा बैग है वो बंजी केबल से टाई अप कर लिया। मुझे डाउट था कि वो शायद से गिरेगा, इधर उधर स्लिप हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइट मैंने पैक किया था। और मैं निकल गया था पुणे से। मेरा एक फ्रेंड था विराज, जो कि मुझे ज्वाइन होने वाला था ठाणे से। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो नासिक से है प्रॉपर, बट हमारा मीटिंग पॉइंट बहुत दूर था तो हमें दोनों को 120 या 130 किलोमीटर राइड करके जाना था। तो उससे पहले एक चाय ले लिया मैंने। वहाँ पे बहुत सारे राइडर्स थे जो कि सैटरडे राइड को जा रहे थे। एंड यहाँ पे मैंने लोकेशन डाल दिया मीटअप पॉइंट का। और जहाँ से मैं निकल रहा था वहाँ से मुंबई लगभग 133 किलोमीटर्स था। एंड सुबह के 6 बजे मैं लोनावाला में पहुँचा। बहुत सारा फॉग था सुबह, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था आगे का व्हीकल भी। लकीली एक राइडर मिला जो कि सोलो ट्रिप पे था मुंबई के लिए, तो मैंने उससे हेल्प मांगा कि मुझे रोड पता नहीं है, तो उसने मुझे अच्छे से गाइड किया। एंड ये जो नेक्स्ट वाला टर्न है ये बहुत ही रिस्की टर्न था क्योंकि इतनी कम विजिबिलिटी में ये शार्प टर्न बहुत रिस्की हो सकता है। एंड खासकर जो बाइक पे चलते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही नाइटमेयर सीन है क्योंकि एक्चुअली में हेडलाइट में इतना पावर नहीं रहता जितना 4 व्हीलर में रहता है, फिर भी ये दिखता नहीं है इतना सुबह। तो ऐसे ही रिस्की कंडीशन में मैंने स्टार्ट किया राइड। जैसे मैंने लोनावाला क्रॉस किया, ये खंडाला घाट में बहुत ही अच्छा व्यू मिला मुझे। ये फर्स्ट टाइम था क्योंकि मैं लोनावाला से आगे कभी बाइक पे गया नहीं था ये रोड से, तो एक्सप्रेस वे पे ही जाना था। और ये भाई साहब बहुत सही थे। बाद में हमने बात भी किया, चाय भी पिया और एक, एंड मैंने मेरा सोलो राइड आगे स्टार्ट किया। आगे जैसे बड़े बहुत ही प्यारा व्यू मिल रहा था। एंड मुझे जिस बात का डर था वही हुआ कि थोड़ा थोड़ा बारिश स्टार्ट हुआ। मैं प्रिपेयर था ये चीज़ के लिए, बट उसके बाद में इतना बारिश हुआ कि मैं थोड़ा सा डर गया था कि अभी और अगर बारिश हुआ तो मेरा स्पीड कम हो जाएगा और टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना था। एंड सुबह के 7:30 बजे फाइनली मैंने मुंबई में एंटर किया। इसे प्रॉपर मुंबई नहीं बोल सकते हैं, ये आउटस्कर्ट एक पनवेल हाईवे था। आगे जाके एक राइट टर्न लेने के बाद मैंने मैप में देखा तो कुछ 30 किलोमीटर शो हो रहा था जो मीटिंग पॉइंट था। मुझे पता नहीं कि कितना ट्रैफिक लगेगा जब मैं सिटी में एंटर करूँगा क्योंकि मुझे जाना था नवी मुंबई से होके। तो एक मन में डाउट चल रहा था कि मुंबई के ट्रैफिक में फंस गए तो आगे जाके डिफ़िकल्टी हो सकती है। मुझे ये ब्रिज से होके जाना था। आप जो ये वाटर बॉडी देख रहे हैं ये बेसिकली सी वाटर है जो लैंड में फिल हुआ है, इसे एस्चुरीज भी कहते हैं। एंड बहुत ही प्यारा सी व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। एंड लोकली ये प्लेस को पनवेल क्रीक से जाना जाता है। अभी हम पहुँच गए नवी मुंबई। थोड़ा थोड़ा रश स्टार्ट हुआ था, रोड स्लिपरी थे, तो मैप को फॉलो करते करते मैं कुछ लगभग 8 बजे मीटिंग पॉइंट पे पहुँच गया जैसे तैसे करके। ये भाई साहब सुबह 7 बजे ही मीटिंग पॉइंट पे थे। मैं फिर भी 1 घंटा लेट हुआ था। बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, तो अभी आगे के 400 किलोमीटर साथ में राइड करना था। बारिश की वजह से बाइक पे पूरे मड़ी पैच बन गए थे। वहीं पे होटल पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। एंड एक टॉय शॉप था पास में ही जहाँ पे कार के स्केल मॉडल रखे थे। फिर क्या, दिल तो बच्चा है जी। कार मॉडल्स बहुत अच्छे थे बट हमें चाहिए थे बाइक के, जो कि वहाँ पे नहीं थे, तो हमने राइड स्टार्ट कर लिया। वसई से होके ये हाईवे जाता है वापी यहाँ से कुछ 2 घंटे का रास्ता था। बहुत ही क्लीन हाईवे था ये, बहुत ही सुंदर था। ये हाईवे पे हमने कुछ 80-90 की स्पीड पे क्रूजिंग किया, राइड एंजॉय किया। आगे जाके हमें वापस से होके सूरत के साइड जाना था। जिस दिन हमने राइड स्टार्ट किया एग्जैक्टली उसी दिन बिपरजॉय जो टॉर्नेडो था वो गुजरात के एरिया में था, कच्छ के साइड में। विंड्स बहुत थी तो गाड़ी पूरी की पूरी हिल रही थी। आफ्टरनून में हमने वापी क्रॉस किया। उसके बाद में हमने फिर से एक बार पेट्रोल गाड़ी में डलवा दिया एंड थोड़ा रेस्ट किया। अभी भी 250 किलोमीटर बचा था। दोपहर के कुछ 3 बज रहे थे। हमें लगा कि पूरे रास्ते में बारिश होगी, लेकिन हमारी गर्मी से वाट लग गई थी। एंड फाइनली अराउंड 6 बजे के आसपास हम होटल में पहुंच गए। एकदम बढ़िया होटल था एंड रश भी कम थी तो हमें रूम्स भी इजीली अवेलेबल हो गए।
आप देख सकते हो बिल्कुल रिवर के साइड में होटल था। विंडो से ये मॉर्निंग सनराइज का कुछ अलग ही मजा आ रहा था। मतलब आप बस कर्टन्स ओपन करो एंड आगे नर्मदा रिवर। इसी पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो अभी आगे देखते हैं। ये जो एरिया है इसे एकता नगर कहते हैं। यहाँ पे ट्रेन्स आती है, वडोदरा या सूरत से लोग यहाँ पे वीकेंड के लिए आते हैं। अंदर बहुत ही क्लीन रोड है एंड ऐसे कुछ फूड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स भी है शॉपिंग करने के लिए। ये रोड जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी को एंड आसपास का एरिया बहुत ही इन्होंने अच्छे से मेंटेन किया है। हम सरप्राइज थे क्योंकि हम ही बस बाइक पे थे, बाकी सब लोग रिक्शा नहीं तो बस से आ रहे थे या कार से आ रहे थे। आगे जाके हमें पुलिस ने रुकाया क्योंकि यहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है। आप या तो रिक्शा या तो बस से ही जा सकते हैं या कार से जा सकते हैं, बाइक्स आर नॉट अलाउड। हमने फिर से यू टर्न लिया एंड जहाँ पे वो सर्कल था जहाँ पे से सब बस निकल रहे थे वहाँ पे आ गए। वहाँ पे एक टिकट काउंटर था स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट का। तो अगर आपको ऊपर तक जाना होगा लिफ्ट से तो कुछ 340 रुपीज़ का एक टिकट मिलता है। उसके बाद में जो भी बस सर्विस है यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली फ्री है। आपको कहीं भी ट्रैवल करना होगा तो आप बस के पिकअप पॉइंट पे जा सकते हो। यहाँ पे पूरा बस सिस्टम फ्री है। बस आपको टिकट के जो पैसे हैं, जो स्टैचू के अंदर तक जाना है, ऊपर तक जाना है, उसी के पैसे हैं। अगर आपको उसके पैर तक भी जाना होगा तो कुछ नॉमिनल सा एक चार्ज है शायद से। हमने वो देखा नहीं, हमने सीधा वो टिकट बुक किया क्योंकि टाइम बहुत कम था। और हम यहाँ पे पहुँच गए, 2 घंटा बाकी था। हमारा जो टाइम स्लॉट था वो 2 बजे था। तो हमने सोचा कि अभी क्या करें। तो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद समझा कि एक डैम भी है। तो डैम के जाने के लिए हम तैयारी कर रहे थे। तो ये स्टैचू एंड ये जो रिवर है ये बहुत ही शानदार लग रहे थे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बस स्टॉप्स है एंड वहीं लोकली आपको अगर जाना होगा तो आप उस बस स्टॉप पे जाके पूछ सकते हो कि ये कौन सा बस कहाँ जा रहा है। तो हम जा रहे थे अभी डैम की तरफ। ये सरदार सरोवर डैम बहुत ज़्यादा मैसिव था और इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये कंक्रीट वॉल्यूम के मामले में, मतलब जितना भी इसमें कंक्रीट यूज़ किया है उसके हिसाब से ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट डैम है। एंड यहाँ पे ये लोकली इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है। दोपहर का 1 बजा था और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेके हम निकल पड़े स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो ऑटो रिक्शा है, इन सभी ऑटो रिक्शा के जो ड्राइवर्स है वो वुमेन है एंड बहुत अच्छा फील हुआ ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट देख के। रिक्शा इलेक्ट्रिक थी एंड बहुत ही कंफर्टेबल थी। हमने उनसे बातचीत भी किया और कुछ चीज़ें रिक्शा के बारे में भी पूछी, जैसे कि रेंज, चार्जिंग टाइम, प्राइस। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो रिक्शा आप देख रहे हैं ये 3 लाख का रिक्शा है और पता नहीं ये सिटी में इसका रेंज कितना मिलेगा, बट लोकली यहाँ पे इसका रेंज कुछ 120 या 130 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे इनको मिलता था। एंट्री करने के बाद कुछ ऐसा मूविंग वॉकवे था, एफर्टलेसली आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग लोग या बच्चे हैं वो भी बिना किसी दिक्कत के स्टैचू को आराम से देख सकते हैं। जैसे जैसे हम स्टैचू के करीब जा रहे थे वैसे वैसे समझ आ रहा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू की हाइट कितनी लंबी हो सकती है। इसका जो हाइट है वो 597 फीट है और हमने जो टिकट लिया था वो उसके अंदर जाके लगभग उसके चेस्ट के हाइट तक का था। एंड हम बहुत एक्साइटेड थे वहाँ से नर्मदा का व्यू एंड जो आसपास का एरिया है वो देखने के लिए। ये स्टैचू कैसे बनाया और इसका स्ट्रक्चर कैसे है इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। स्टैचू के एंट्री के बाद इंटीरियर कुछ ऐसा था। यहाँ पे शानदार लाइट्स थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी लिखी है। यहाँ पे आपका टिकट कन्फर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद लिफ्ट की मदद से आपको ऊपर जाना होगा। लिफ्ट का कैपेसिटी मिनिमम है। जो टिकट अवेलेबल रहते हैं वो पर डे के हिसाब से रहते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका प्लान बन गया है तो आप ऑनलाइन ही बुक कर दीजिए। यहाँ हम आ गए हैं। अभी जो एरिया है वो स्टैचू के चेस्ट का एरिया है। यहाँ पे बड़ा सा ग्लास विंडो और सेफ्टी रेलिंग्स भी है जिसका हम वेट कर रहे थे। फाइनली ये मैसिव व्यू पॉइंट जहाँ से आपको डैम का पूरा एरिया और नर्मदा रिवर देखने को मिलेगी। ये व्यू मैंने कैप्चर किया मेरे एक्शन कैम से। मोबाइल से ट्राई मत करना, ऊपर हवा का फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है, सो मोबाइल गिरने के चांसेस भी उतने ही है। मोमेंट्स को कैप्चर करके हम बेस पे आ गए। यहाँ पे फ़ोटो है उन लोगों का जिन्होंने भारत के एकता संग्राम में सहयोग किया था। एक छोटा सा थिएटर भी है जिसमें डैम का कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में लोगों को दिखाया जाता है। फिर हमें जाना था स्टैचू की बेस में। यहाँ से आप स्टैचू को बहुत क्लोजली देख सकते हो। ये स्टैचू बनाया है रीइंफोर्स कंक्रीट, ब्रॉन्ज एंड स्टील से। बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है ये एंड आपको बहुत प्राउड फील होगा जब आप ये स्टैचू को देखेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें निकलना था तो फ्यूल अप करके हमने रिटर्न जर्नी स्टार्ट किया। जब हम यहाँ आए थे, तो हमने वापी, दमन ये साइड का रोड चूज़ किया था, पर हम जब रिटर्न जा रहे थे
तो हमने सापुतारा, नासिक, पुणे ये रूट फाइनलाइज़ किया, क्योंकि सापुतारा वैली एंड जो रोड्स थे वो हमें मिस नहीं करने थे। कुछ ज़्यादा किलोमीटर्स का डिफरेंस नहीं था, तो हमने यही रूट फाइनलाइज़ किया। ये वाले कॉर्नर पे 2 बड़े से पत्थर रोड के बीचों बीच पड़े थे। ये बहुत ही रिस्की हो सकता है बाइक के लिए भी और कार के लिए भी, तो हमने गाड़ी साइड में रोक के रोड क्लियर किया एंड जर्नी कंटिन्यू रखा। वेल मेंटेन रोड पे बाइक राइड करने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, कुछ अलग ही मज़ा रहता है। जैसे जैसे हम सापुतारा के साइड जा रहे थे तो थोड़ा सा हल्का बारिश स्टार्ट हुआ, बट वो बहुत कम टाइम के लिए था। जैसे हम सापुतारा में पहुँचे तो बारिश की एक भी बूंद नहीं थी, और वो जो मेरा बैग था जो मैंने बंजी केबल से टाई किया था वो थोड़ा सा खिसक गया था। तो मैं और मेरा दोस्त विराज हम रुके सापुतारा के घाट सेक्शन में, और मैंने वो बैग जो पूरा था वो स्लिप हो रहा था, उसको फिर से एक बार टाइट पूरा बांध के हमने राइड फिर से कंटिन्यू किया। करीब 3 बजे के आसपास हम सापुतारा क्रॉस कर रहे थे, एंड ये प्री मानसून राइड, पूरे ट्रीज़ दोनों साइड में और उसके बीच से रोड, और आप क्रूजिंग कर रहे, ये कुछ नया ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आगे जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे कटे हुए पेड़ थे, मे बी ये सारे सांगवान वुड है। हमें वहाँ पे पुष्पा मूवी की याद आई, उसमें भी ऐसे चंदन के पेड़ की स्मगलिंग होती थी, लेकिन ये जो था पूरा सांगवान वुड का ये जो प्लांट था ये पूरा लीगल था। और हमें देख के बहुत हंसी आई कि इतने सारे पेड़ कटे हुए ऐसे, उसके ऊपर नंबर्स भी लिखे थे, और ये बहुत ही कॉस्टली चीज़ रहती है, तो ये भी एक नया चीज़ था जो हमें एक्सपीरियंस करने को मिला। नासिक यहाँ से 130 किलोमीटर है एंड मुझे जाना था पुणे। रास्ते में हमें ये रिवर दिखी जो कि ड्राई थी, पर आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे जब पूरा बारिश होता होगा तो क्या सही दिखता होगा ये नेचर एंड रोड विद दिस रिवर व्यू। मैंने ये राइड कंप्लीट किया रात के 8:30 बजे, एंड ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग राइड था मेरे लिए अब तक, एंड हमने 1200 किलोमीटर कवर किया 3 दिनों में, और ये बहुत ही फैंटास्टिक राइड था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक लॉन्ग राइड पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।